सो फाइटो हॉर्मोन्स का क्या मतलब हुआ? फाइटो हॉर्मोन्स बेसिकली हमारे हॉर्मोन्स हुए जो रोल प्ले करते हैं सेल की सिग्नलिंग, फंक्शनिंग या जितने भी मेजर मेजर इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं ना प्लांट्स के लिए जो रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, वो ये फाइटो हॉर्मोन्स परफॉर्म करते हैं। जैसे उसने अपना जैसे सेल इलोंगेशन हो गया, लीफ की ग्रोथ करनी है, लीफ एब्सेशन करना है, जितने भी मेजर फंक्शंस हैं वो सारे फाइटो हॉर्मोन्स की वजह से होते हैं। फाइन, सो दे आर द केमिकल मॉड्यूलेटर्स, लिख लो इसको, they are the chemical modulators which upon binding with protein receptors, which upon binding with protein receptor induces physiological changes, induces physiological changes, full stop. They are the signaling molecules, they are the signaling molecules which have effect at even minute concentrations, at even minute concentration, ठीक है। सो फाइटो हॉर्मोन्स हमारे क्या हो गए, जो हमारी सेल्स की फंक्शनलिंग, सिग्नलिंग, इन सब में रोल प्ले करता है। तो बेसिकली हमने ऑक्सिन, जिब्रेलिन्स, ये सारे तो हमारे क्या है, इनिशियली डिस्कवर हो गए थे। अभी जो रिसेंटली डिस्कवर्ड फाइटो हॉर्मोन्स हैं, एक तो हम लोग पढ़ चुके हैं, वो कौन सा है, जैस्मोनिक एसिड। जैस्मोनिक एसिड की हम सिग्नलिंग पाथवे, सिंथेसिस पाथवे, ये हम देख चुके हैं, ठीक है। तो अगर मैं पूछूं जैस्मोनिक एसिड का प्रिकर्सरी मॉलिक्यूल क्या था, कौन सा था प्रिकर्सरी मॉलिक्यूल? लाइनोलेनिक एसिड। लाइनोलेनिक एसिड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड था। तो जैस्मोनिक एसिड, फिर हमने एक देखा था सिस्टामिन, ठीक है, जो हमारा स्ट्रेस कंडीशन में रिलीज होता है, और एक और है ब्रासिनोस्टेरॉइड्स, वो हम पढ़ेंगे अभी। तो ये डिफरेंट डिफरेंट हॉर्मोन्स हैं जो हमारे बाद में डिस्कवर हुए। इनिशियली हमारा क्या था, ऑक्सिन्स, ऑक्सिन्स डिस्कवर हुए थे। सो ऑक्सिन वाज द फर्स्ट हार्मोन व्हिच वाज डिस्कवर्ड, ठीक है। तो ऑक्सिन हमारा फर्स्ट हार्मोन भी था जो हमने डिस्कवर करा था। तो साइंटिस्ट पता क्या करते थे, साइंटिस्ट ये करते थे कि इनिशियली ना उन्होंने ऑक्सिन हार्मोन देख लिया, डिस्कवर हो गया, तो उनको लगता था कि सेल की जितनी भी फंक्शनिंग है वो सारी इस वाले हार्मोन से एसोसिएटेड है। तो जितना भी इसका फंक्शन हो गया ना, हर को इसके साथ जोड़ने की कोशिश करते थे। बट धीरे धीरे उनको पता लगा कि ठीक है, इसके अलावा भी और हार्मोन्स हैं जो एग्जिस्ट करते हैं, जैसे ब्रेसिनोस्टेरॉइड हो गए, जैस्मोनिक एसिड हो गए। तो धीरे धीरे इनकी डिस्कवरी हुई और इनके फंक्शंस फिर हम पढ़ते चलेंगे, ठीक है। सो बाय डिफॉल्ट अब जो हम फर्स्ट हार्मोन स्टडी करेंगे दैट वुड बी ऑक्सिन, बिकॉज इट वाज द फर्स्ट हार्मोन व्हिच वाज डिस्कवर्ड। मोस्ट स्टडीड हार्मोन भी यही है, ठीक है। तो ऑक्सिन वाज द फर्स्ट हार्मोन व्हिच वाज डिस्कवर्ड, और ये डिराइव्ड होता है एक ग्रीक वर्ड से, ऑक्सिन, AUXEIN, ऑक्सिन, जिसका मतलब होता है टू ग्रो या इंक्रीज, टू ग्रो या इंक्रीज। फाइन। तो अब देखो एक फंक्शन तुम लोगों को इसका पता लग गया, इसका मतलब वो किस में हेल्प करता होगा, प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करता होगा, ठीक है। इंक्रीज करने में हेल्प कर रहा है, मतलब वो सेल इलोंगेशन में हेल्प कर रहा होगा। प्लांट की हाइट कैसे बढ़ेगी, मतलब अगर प्लांट ग्रो कर रहा है तो उसका हाइट भी बढ़ रही होगी। हाइट के लिए वैसे जिब्रेलिन्स रिस्पॉन्सिबल होता है, बट उसके सेल्स भी इलोंगेट हो रहे होंगे, तो सेल्स उसका कौन इलोंगेट कर रहा है, ऑक्सिन, ठीक है। तो एक इसका फंक्शन हो गया हमारा सेल इलोंगेशन का। अब इससे ना एक चीज जनरल है कि इससे जो क्वेश्चंस आते हैं ना ऑक्सिन से, या तो इसकी सिंथेसिस पाथवे से आते हैं कि ऑक्सिन हम किससे डिराइव करते हैं, या फिर मेजॉरिटी ऑफ द टाइम ना फंक्शंस से आते हैं। तो हम जितने भी हार्मोन्स पढ़ेंगे ना उनके फंक्शंस तुम्हें क्लियर होने चाहिए। ये कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि ये ऑक्सिन का फंक्शन है कि ये जिब्रेलिन का फंक्शन है। वो मैच दी फॉलोइंग करके कितनी बार क्वेश्चंस आता है कि इधर सेल इलोंगेशन लिख दिया और क्या कहते हैं बाकी सारी लिख दी, पार्थिनोकार्पी, ये सारी चीजें लिख देते हैं, ठीक है। तो इसमें भी हम ट्राई करेंगे कि हम क्लास में ना याद करते जाएं साथ साथ, ताकि रटने की ज्यादा जरूरत ना पड़े इसमें भी। फाइन। सो ऑक्सिन अब देखो किससे मिला है हमें, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड व्हिच मींस टू ग्रो या फिर इंक्रीज। अब एक फंक्शन हमें पता लग गया कि सेल इलोंगेशन।
अब बिसाइड सेल इलोंगेशन इसके बहुत सारे और फंक्शंस भी हैं। चलो फिर हम देखते हैं कि ये अगर हमारा डिस्कवर कैसे हुआ था। पहले क्या ऑब्जर्व करा था, पहले एक साइंटिस्ट थे F.W. वेंट, उन्होंने एक प्लांट ओराइजा सटाइवा के अंदर क्या देखा था, उसका कॉलियोप्टाइल। कॉलियोप्टाइल क्या होता है, कॉलियोप्टाइल टिप वाला पार्ट होता है। जैसे सपोज ये कोई प्लांट ग्रो कर रहा है तो उसके टिप वाले पार्ट में ना कॉलियोप्टाइल प्रेजेंट होता है। तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व करा, सपोज ये वाला कोई हमारा प्लांट है, अगर वो इसके ऊपर सनलाइट पड़ती थी तो क्या हो जाता था, वो बेंड हो जाता था। ठीक है, क्या ऑब्जर्व करा कि जब हमारी इस वाले प्लांट के ऊपर हम लाइट अगर पड़ती है तो इसकी बेंडिंग हो जाती है। मतलब लाइट के रिस्पॉन्स में ये क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है। तो इसको हम क्या बोल देते हैं, फोटोट्रॉपिज्म। फोटो मतलब लाइट हो गया, ट्रॉपिज्म मतलब क्या होता है, मूवमेंट। तो ट्रॉपिज्म वर्ड कहीं पे भी आए, इसका मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, मूवमेंट बात कर रहे हैं। तो लाइट के रिस्पेक्ट में ये क्या करने लग गया था, बेंड होने लग गया था। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ, इससे क्या ऑब्जर्वेशन मिली, इसका मतलब ये हुआ होगा कि यहाँ पे कुछ ना कुछ एक ऐसी चीज प्रेजेंट होगी जो लाइट की प्रेजेंस में क्या हो रहा है, जिसकी बेंडिंग हो रही है। मतलब लाइट उस पे क्या कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो फिर उन्होंने क्या करा, ठीक है, बहुत टाइम बाद उसके बाद क्या था, चार्ल्स डार्विन ने भी एक्सपेरिमेंट्स करे थे, फिर F.W. वेंट ने करे थे, आगे बहुत सारे और चार्ल्स डार्विन, उनके सन फ्रांसिस, इन्होंने भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करे और फाइनली ये देखा कि इसके अंदर कौन सा हार्मोन प्रेजेंट है, ऑक्सिन है, जो ये हमारा इसकी बेंडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और ये जो बेंडिंग होती है ये हमारी लाइट की प्रेजेंस में होती है यहाँ पे। ठीक है, तो और भी डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करें। देखो और क्या एक्सपेरिमेंट था कि अभी मैंने क्या बोला कि ये कहाँ पे प्रेजेंट है, टिप वाले पार्ट में प्रेजेंट है। ठीक है, क्योंकि कॉलियोप्टाइल कहाँ पे प्रेजेंट होता है, टिप में। तो अगर मैं तुमसे इसकी लोकेशन पूछूं तो लोकेशन हमारी मेजोरिटी ये कहाँ पे प्रेजेंट होगा, शूट वाले पार्ट में या टिप वाले पार्ट में। बाकी जगह भी होता है बट मेजोरिटी अमाउंट क्या हो गया इसका, कॉलियोप्टाइल में प्रेजेंट होता है। फाइन, तो इसको प्रूव करने के लिए ना एक एक्सपेरिमेंट उन्होंने क्या करा कि टिप ली, सॉरी कॉलियोप्टाइल ली और उसको ना कट कर दिया। फाइन, अब ये अगर हमने इसको कट करा तो इसका टिप वाला पोर्शन बच गया। ठीक है, इस टिप वाले पोर्शन को इन्होंने क्या करा, एक अगार ब्लॉक लिया, अगार ब्लॉक लिया और इन अगार ब्लॉक्स पे इसको प्लेस कर दिया। तो जो ये थी, एक इसको अगार ब्लॉक पे प्लेस कर दिया। फाइन, अब नेक्स्ट क्या करा इन्होंने, नेक्स्ट, और इसको थोड़े टाइम तक रहने दिया। यहाँ पे रहने क्यों दिया, ताकि जो इसके अंदर कुछ ना कुछ कोई भी चीज प्रेजेंट होगी इस टिप के अंदर, उस कॉलियोप्टाइल के अंदर, वो क्या करे, इस अगार ब्लॉक के अंदर सीप इन कर जाएगी। ठीक है, तो फिर उन्होंने क्या करा, इसको वापस टुकड़ों में काट दिया। फिर इसको टुकड़ों में काटा तो एक टुकड़ा उठाकर इन्होंने क्या करा, ये टुकड़ा लिया और जो इसकी कॉलियोप्टाइल थी ये डिस्कार्ड कर दी, इसको फेंक दिया। फिर जो ये वाला था इसको एक दूसरे प्लांट के ऊपर लगाया और सपोज जैसे ये प्लांट था और उसके ऊपर हमने ये वाला जो पार्ट था इसको अटैच कर दिया। ठीक है, इसको उन्होंने अटैच करा, फिर उन्होंने वही चीज करी कि लाइट डाली तो फिर से प्लांट की क्या हो गई, बेंडिंग हो गई। तो इससे भी हमें क्या फाइनल पता लग गया कि ठीक है, टिप में ऐसे कोई ना कोई चीज प्रेजेंट है जो हमारी मूवमेंट कराती है। बिकॉज इन्होंने क्या करा, एक चीज और करी थी कि यहाँ पे जो ये डीकैपिटेटेड वाला पार्ट है, जहां पे ये टिप नहीं प्रेजेंट, अगर इसके ऊपर हम सनलाइट डालते हैं तो कोई बेंडिंग नहीं होती है। इसका मतलब बेंडिंग जो करता है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, हमारा टिप वाली पार्ट में। और टिप वाली पार्ट में हमें तो अब पता है कि ठीक है क्या प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से हमारी क्या हो जाती है, बेंडिंग हो जाती है। क्लियर, तो ये एक छोटी सी इसकी ब्रीफ हिस्ट्री थी, बस समझने के लिए, ठीक है, कि कहाँ पे कैसी चीज पड़ी होती है। इतना समझ आ गया, क्लियर हो गया। इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। ओके, सो हमने अभी तक क्या देखा, हमने देखा
कि हमारे डिफरेंट डिफरेंट हॉर्मोन्स एग्जिस्ट करते हैं। उसमें से पहला हार्मोन जो हम स्टडी कर रहे हैं दैट इज ऑक्सिन। ऑक्सिन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन और इट वाज द फर्स्ट डिस्कवर्ड हार्मोन। और इसका फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन होता है इलोंगेट करना या ग्रो करना सेल को। ये टिप में प्रेजेंट होता है। अगर सनलाइट की प्रेजेंस में इस टिप की हमारी क्या हो जाती है? बेंडिंग हो जाती है। फाइन। और एक्सपेरिमेंट ये हमारा अगार ब्लॉक मेथड था, जिससे हमने ये प्रूव कर दिया था कि ठीक है, इसकी टिप में कुछ ना कुछ ऐसे केमिकल्स एग्जिस्ट करते हैं जो हमारे क्या करते हैं, इसके अंदर सीप इन करके। तभी देखो हमने सिर्फ अगार रखा था यहाँ पे, जो सिर्फ अगार की ब्लॉक थी वो रखी थी और इसका कॉलियोटाइल पार्ट फेंक दिया था। तो इसका मतलब ये क्या कर सकते हैं, इजिली डिफ्यूज भी कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक। तभी ये यहाँ पे सिंथेसाइज होते हैं और पूरे प्लांट में हमारे ये इजिली मूव कर जाते हैं। ओके, ठीक है। तो अब देखो ऑक्सिन्स हमारे दो टाइप से हो गए कि एक तो नेचुरली जो प्लांट में एग्जिस्ट कर रहे हैं और एक हम सिंथेटिक, मतलब हम आर्टिफिशियली तो कितनी सारी चीजें प्रोड्यूस कर ही लेते हैं। हमें क्या है, एक बार उसका बेसिक स्ट्रक्चर पता लगना चाहिए। ठीक है, तो नेचुरल भी हो सकते हैं, सिंथेटिक भी हो सकते हैं। फाइन। तो जो नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं वो हो गया हमारा इंडोल एसिटिक एसिड, IAA। IAA इज इंडोल एसिटिक एसिड। फाइन। और जो मोस्ट अबंडेंट ऑक्सीजन एग्जिस्ट करता है ना प्लांट में, वो हमारा IAAE होता है। सो IAAE इज द मोस्ट अबंडेंट नेचुरल ऑक्सीजन विच इज प्रेजेंट। और क्या हो गया हमारा IBA, इंडोल ब्यूटायरिक एसिड। फाइन। अब अगर हम सिंथेटिक की बात करें, तो 24D, 245T। 24D क्या होता है? 24 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। ठीक है, 24 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। अगर याद हो तो ये हमने फोटोसिंथेसिस में भी पढ़ा था। फोटोसिंथेसिस में हमने कहां पे पढ़ा था? किसकी तरह एक्ट करते थे ये? अनकपलर की तरह। 24D, अमोनिया, ये सारे क्या थे? हमारे अनकपलर्स। अनकपलर क्या होते थे? जो हमारी फोटोफॉस्फोराइलेशन और इलेक्ट्रो ट्रांसपोर्ट चेन को सेपरेट कर देते थे। ठीक है, तो ये भी क्या है? हमारा सिंथेटिक ऑक्सीजन है। और हमारा एग्जाम्पल क्या हो गया? नैप्थेलिन एसिटिक एसिड, ये भी हमारा सिंथेटिक है। फाइन। तो ये सारे हमारे सिंथेटिक ऑक्सीजन के एग्जाम्पल हो गए। नेक्स्ट इसकी बायोसिंथेसिस। नेक्स्ट टॉपिक इज बायोसिंथेसिस। अब देखो बायोसिंथेसिस, अगर मैं इसकी पूछूं कि साइट क्या होती है ऑक्सीजन सिंथेसिस की, कौन बताएगा? बताओ, हमने यही पढ़ा है अभी। क्या होगी इसकी साइट? मतलब कहां पे ज्यादा फॉर्म होता है ये? शूट टिप। हाँ, शूट टिप, या फिर हम किसको बोल देते हैं? शूट एपिकल मेरिस्टेम। सैम और रैम बोलते हैं ना, रूट एपिकल मेरिस्टेम, शूट एपिकल मेरिस्टेम। सो हमारी इसकी साइट क्या होगी? शूट एपिकल मेरिस्टेम। और यही तुम्हारा 2 मार्क्स का क्वेश्चन बन गया, सिंपल सा। ठीक है, सो इसकी साइड क्या हो गई? शूट एपिकल मेरिस्टेम। फाइन। देखो, शूट एपिकल मेरिस्टेम में तो सिंथेसाइज होता है, बट रूट एपेक्स भी इसको सिंथेसाइज करता है। ऐसा नहीं है कि रूट एपेक्स नहीं बनाता, बट वो मोस्टली डिपेंडेंट किसके ऊपर होता है? सैम के ऊपर होता है इसके केस में। फाइन। सो root apical meristem is mostly dependent upon shoot apical meristem for ऑक्सीजन। सिंथेसाइज वो भी करता है। और अगर मैं देखो बात करूं कि हमारा कोई पोलन ट्यूब ग्रो कर रही है अभी, एक है हमारी पोलन ट्यूब ग्रो कर रही है, ग्रोइंग पोलन ट्यूब या मेच्योर पोलन ट्यूब, तो किसके केस में ऑक्सीजन ज्यादा होंगे? बताओ किसके केस में ज्यादा होंगे?
सिंपल सी चीज है। अगर ग्रोइंग की बात करें या हम मेच्योर केस की बात करें, तो किस केस में हमारे ऑक्सीजन ज्यादा होंगे, ग्रोइंग पोलन ट्यूब की मेच्योर पोलन ट्यूब? ग्रोइंग। हाँ, ग्रोइंग में। क्यों? देखो, अब हमने क्या बोला है, ऑक्सीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन है प्लांट का। तो इसका मतलब जब हमारा प्लांट नया नया इवॉल्व हुआ है, उसी टाइम तो ऑक्सीजन ज्यादा होंगे ना। अगर ऑलरेडी वो बन चुका है, मैच्योर हो चुका है, उस टाइम तो ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन क्या होने लग जाएगी, कम होने लग जाएगी। क्योंकि हम पढ़ते हैं ना, थोड़े टाइम बाद तो पत्ते अगर पेड़ पे लग रहे हैं तो वो थोड़े टाइम बाद तो डेड और डीके होकर नीचे गिर जाते हैं ना। तो हमारा इसका मतलब, अगर मैं बोलूं ऑक्सीजन किन किन केस में ज्यादा होंगे, जो हमारा लीफ फॉर्म हो रहा है, जो हमारा लीफ ग्रो कर रहा है, सो ग्रोइंग लीफ लैमिना, फ्रूट्स, ये हमारे इनिशियल हो गए ना स्टेजेस, सीड्स, ये सारी हमारी इनिशियल स्टेजेस हो गई। पोलन ट्यूब्स जो ग्रो कर रही हैं, सो ये सारी हमारी क्या हो गई, इन वालों चीजों में हमारा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। क्लियर हो गया? ओके, ये स्क्रीन विजिबल है सबको? यस मैम। ठीक है, देखो, तो फिर अब इससे हमारे क्वेश्चंस कौन से बने? एक तो हमारा इससे क्वेश्चन बन गया साइट का, कि हमारी किस कहाँ पे ये मैक्सिमम प्रेजेंट होता है। दूसरा इससे हमने इसका क्वेश्चन बन गया, इसका प्रिकर्सरी मॉलिक्यूल कौन सा होता है। दूसरा इससे क्वेश्चन जो बन गया वो है, इसका प्रिकर्सरी मॉलिक्यूल कौन सा होता है। प्रिकर्सरी मॉलिक्यूल का क्या मतलब है, कि वो सिंथेसाइज किससे होता है। तो जो हमारे ये होते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन अभी हमने पढ़ा, नेचुरल ऑक्सीजन कौन सा होता है, इंडोल एसिटिक एसिड। तो ये हमारा बनता है ट्रिप्टोफैन से। ट्रिप्टोफैन क्या हो गया हमारा, एरोमेटिक अमीनो एसिड्स, डब्ल्यू टीआरपी, है ना। तो ट्रिप्टोफैन से ये हमारा सिंथेसाइज होता है। तो मतलब हमारा इनिशियल मटेरियल या हमारा प्रिकर्सरी मटेरियल इस केस में क्या होगा, ट्रिप्टोफैन। और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत बार 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कि इंडोल एसिटिक एसिड का कौन सा किससे डिराइव्ड होता है। दैट मींस ये अमीनो एसिड डेरिवेटिव होता है, ठीक है। दिस इज अमीनो एसिड डेरिवेटिव। और हम जितने भी हॉर्मोन्स पढ़ेंगे ना, ऑलमोस्ट हर कोई हार्मोन ना टर्पीन डेरिवेटिव होता है। सिर्फ 2 हार्मोन ऐसे होते हैं जो अमीनो एसिड डेरिवेटिव होते हैं। तो उसमें से एक हार्मोन कौन सा हो गया हमारा, ऑक्सिन। सो ऑक्सिन इज अमीनो एसिड डेरिवेटिव, किससे मिला है हमारा, ट्रिप्टोफैन से। फाइन। तो ट्रिप्टोफैन इज द प्रिकर्सरी मॉलिक्यूल, या फिर हम बोल दें कि स्टार्टिंग मटेरियल ऑफ द रिएक्शन इज ट्रिप्टोफैन। फाइन। तो अब देखो, ये पाथवे ना खुद ही बना लेना अपनी नोटबुक में, क्योंकि ज्यादा अगर डिफिकल्ट बनाओगे तो उसका कोई फायदा नहीं है। सिंपल बस तुम्हें समझ आना चाहिए, चाहे तुम्हें स्ट्रक्चर्स याद रखने की भी जरूरत नहीं है। ये सिर्फ तुम्हारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने बताया। फाइन। तो इसका जो हमारा पाथवे होता है ना, अगर हम ऑक्सीजन के पाथवे की बात करें, ऑक्सीजन के हमारे पास 2 पाथवे से ये सिंथेसाइज होता है, जो मेजॉरिटी रोल प्ले करते हैं। एक होता है आईपीए पाथवे और एक होता है टीएएम पाथवे, ठीक है। आईपीए पाथवे और टीएएम पाथवे। तो अब ये देखो कैसे सिंथेसाइज होगा। यहाँ पे ये वाला मॉलिक्यूल मतलब कौन सा होना चाहिए, ट्रिप्टोफैन, बिकॉज अभी हमने पढ़ा है कि स्टार्टिंग मॉलिक्यूल हमारा क्या होगा, ट्रिप्टोफैन। नेक्स्ट इसमें क्या होता है, नेक्स्ट इसमें हमारा ना डीएमिनेशन होती है। मतलब ये वाला जो NH2 मॉलिक्यूल है, ये हमने रिमूव कर दिया। फाइन। तो हमारा क्या बन जाता है, ये IPA बन जाता है, ठीक है। इंडोल पायरोविक एसिड बन जाता है। तो इसी को हम इसी के नाम पे क्या बोल देते हैं, IPA pathway, because one of the intermediate formed is IPA, that is why it is known as the IPA pathway. Fine. अब नेक्स्ट क्या हुआ, फर्स्ट स्टेप क्या था, डीएमिनेशन। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, जो ये कार्बन डाइऑक्साइड है ना, ये मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा। ओके। तो ये क्या बन गया हमारा, एल्डिहाइड बन गया। CHO आ रहा है, देखो CHO इज एन एल्डिहाइड ग्रुप। अब एल्डिहाइड ग्रुप को अगर हम ऑक्सीडेशन कर दें,
ये हमने फोटोसिंथेसिस में भी पढ़ा था कि अगर एल्डिहाइड हमारा ऑक्सीडाइज हो जाए तो वो हमेशा क्या बनता है, एसिड बनता है, और अगर हम एसिड को रिड्यूस कर दें तो वो क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाता है। तो हमने यहाँ पे क्या करा, एल्डिहाइड को क्या कर दी, ऑक्सीडेशन, तो ये क्या बन गया, इंडोल एसिटिक एसिड। यही बनाना था हमने, हमारा हमने यही पढ़ा ना, नेचुरल मॉलिक्यूल यही है। सो इंडोल एसिटिक एसिड बन गया हमारा। ओके, अब हम सेकंड पाथवे देखते हैं। देखो ये था फर्स्ट पाथवे, दूसरा पाथवे क्या हो गया, अब पहले वहां पे क्या हो रही थी, डीएमिनेशन, ठीक है, यहाँ पे पहले क्या हो रही है, यहाँ पे पहले डी कार्बोक्सिलेशन हो रही है। तो पहले हमने क्या करा, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करा, और क्या बना हमारे पास CH2CO NH2। अब हमारे पास NH2 रहा, और इस मॉलिक्यूल को हम बोल देते हैं ट्रिप्टामीन, TRYPTAMINE, ट्रिप्टामीन, मतलब TAM पाथवे, इसीलिए इसको हम क्या बोल देते हैं, टैम पाथवे। Why? Because one of the intermediate formed is tryptamine, that is why it is known as tryptamine pathway. Okay, next हमने क्या करा, डीएमिनेशन कर दी, फिर हमारा क्या बन गया, एल्डिहाइड बन गया। ये देखो यही सेम स्ट्रक्चर बन गए, ये वाला स्ट्रक्चर और ये वाला स्ट्रक्चर हमारा कैसे हो गया, सेम हो गया। इसमें भी हमने फिर क्या करी, इसकी ऑक्सीडेशन कर दी, और हमारा क्या बन जाएगा, इंडोल एसिटिक एसिड, ये IAA होगा, ठीक है। तो देखो दोनों पाथवेज में डिफरेंस क्या है, आईपीए पाथवे में पहले डीएमिनेशन होती है फॉलोड बाय डी कार्बोक्सिलेशन, सो हियर डीएमिनेशन फॉलोड बाय डी कार्बोक्सिलेशन, यही चीज हो रही है, पहले डीएमिनेशन बाद में डी कार्बोक्सिलेशन। अब इसमें क्या हो रही है, डी कार्बोक्सिलेशन फॉलोड बाय डीएमिनेशन। ओके, तो अगर पूछना हो तो ये क्वेश्चन भी तुम लोगों का 4 मार्क्स में आ सकता है इजीली, कि हमारा आईपीए पाथवे में पहला स्टेप कौन सा होता है। तो इसमें पहला स्टेप होता है डीएमिनेशन, उसके बाद डी कार्बोक्सिलेशन, एंड यहाँ पे ट्रिप्टामीन में कौन सा होता है, डी कार्बोक्सिलेशन फॉलोड बाय डीएमिनेशन। पाथवे ये क्लियर हो गया, इसमें डाउट किसी को, और जो हमारा मोस्ट कॉमनली अकरिंग पाथवे होता है, जो हमारा मोस्ट कॉमनली अकरिंग पाथवे दैट इज आईपीए पाथवे। तो हमारा आईपीए पाथवे ज्यादातर एग्जिस्ट करता है प्लांट में, ठीक है। प्लांट को तो ऑक्सीजन बनाने से मतलब है ना, चाहे वो आईपीए से बनाए चाहे वो टैम पाथवे से बनाए, बट मेजोरिटी ऑफ द केसेस में आईपीए हमारा डोमिनेट करता है, मोस्ट कॉमनली सिंथेसाइज्ड है। ओके, बट टोमेटो प्लांट जो है उसमें दोनों पाथवेज चलते हैं, आईपीए भी चलता है और टैम पाथवे भी चलता है, ठीक है। ओके, अब देखो ये तो दो मेजॉरिटी पाथवेज थे, एक और पाथवे होता है, वो होता है IAN पाथवे, IAN पाथवे। अब देखो इस पाथवे में भी क्या होगा, स्टार्टिंग मटेरियल ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन के बाद इसमें बनता है एक इंडोल 3, इंडोल 3 एसिटल डॉक्सीमीन, DOXIMINE, ओके। और उसके बाद इसमें हमारा इंटरमीडिएट बनता है IAN, ये नाइट्रिलेज एंजाइम, इंडोल 3 एसिटोनाइट्राइल, इंडोल 3 एसिटोनाइट्राइल, इसकी फिर से हम ऑक्सीडेशन कर दें तो ये क्या बन जाता है, IAA, ओके। ये क्या बन जाता है हमारा, IAA। तो हमारे 3 पाथवेज हो गए, देखो एक तो हमारा आईपीए हमने पढ़ा, जिसमें फर्स्ट स्टेप क्या था हमारा, फर्स्ट स्टेप था डीएमिनेशन फॉलोड बाय डी कार्बोक्सिलेशन, नेक्स्ट पाथवे वाज टैम पाथवे। फिर एक और पाथवे होता है IAN, ये हमारा क्या होता है, इसके केस में ये सिर्फ मेजॉरिटी ना 3 फैमिलीज में एग्जिस्ट करता है, 3 फैमिलीज में, एक तो हो गई ब्रेसिकेसी, ओके, नेक्स्ट पोएसी और म्यूजेसी, MUSACEAE,
ओके, सो IAN पाथवे है वो हमारा मेजॉरिटी इन 3 फैमिलीज में ज्यादा एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो 3 पाथवेज हैं, IPA, TAM पाथवे और IAN पाथवे। और अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि ऑक्सिन्स हमारे किससे बनते हैं, किससे सिंथेसाइज होते हैं, वो हमारे सिंथेसाइज होते हैं ट्रिप्टोफैन से। तो ट्रिप्टोफैन इज द प्रिकर्सरी मॉलिक्यूल। IAN जो है वो हमारा मेजॉरिटी 3 फैमिलीज में एग्जिस्ट करता है, ब्रेसिकेसी, पोएसी, म्यूजेसी। अब ब्रेसिकेसी बताओ कौन सी फैमिली होती है, किसकी फैमिली होती है, याद है? ब्रासिका। ब्रेसिका क्या होता है, कॉमन नेम? मस्टर्ड। मस्टर्ड। पोएसी? ग्रास फैमिली। फैमिली। और म्यूजेसी? म्यूसेसी नहीं पता। म्यूजेसी इज बनाना, बनाना फैमिली। ठीक है, तो ब्रेसिकेसी मस्टर्ड और ये हो गई ग्रास फैमिली। फाइन, सो हमारा सिंथेसिस ट्रिप्टोफैन से होती है मेजॉरिटी, बट कुछ हमारे ट्रिप्टोफैन इंडिपेंडेंट पाथवेज भी एग्जिस्ट करते हैं प्लांट में, बट वो कई केसेस में होते हैं, वो हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। ओके, सो कई केसेस में हमारा ट्रिप्टोफैन इंडिपेंडेंट पाथवेज भी एग्जिस्ट करते हैं। तो इसका मतलब जो हमारी ऑक्सिन की सिंथेसिस होगी ना, उसके देखो ऑक्सिन को बनाने के लिए ना बहुत डिफरेंट पाथवेज हैं, IAA, IPA, IAN, ठीक है, इंडिपेंडेंट पाथवेज भी होते हैं। इतने डिफरेंट पाथवेज हम क्यों पढ़ रहे हैं एक हार्मोन को बनाने के लिए? ताकि जस्ट इन केस हमारे पास सपोज ट्रिप्टोफैन नहीं है, तो इसका मतलब अगर ट्रिप्टोफैन नहीं है तो प्लांट तो ग्रो ही नहीं कर पाएगा, बिकॉज प्लांट के लिए ये ग्रोथ कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? तो इसीलिए हमारे पास कि हमारा जो ये वाली साइकिल है किसी एक उस पर डिपेंडेंट ना रहे, इसीलिए इन्होंने इतनी मल्टीपल पाथवेज चलाए हैं। ठीक है, ताकि हमारा जो इतना इंपॉर्टेंट हार्मोन है वो हम सिंथेसाइज कर सकें जब भी हमारी नीड हो। ठीक है, अगर कोई एक चीज उसको नहीं मिल रही, सपोज IAN नहीं बना, तो हमारा क्या होगा, दूसरे TAM बन जाएगा, TAM से हम ऑक्सीजन सिंथेसाइज कर लेंगे। ठीक है, दैट इज व्हाई दीज मल्टीपल पाथवेज एग्जिस्ट। तो इससे ये भी हमें पता लगता है कि ऑक्सीजन की इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है। ओके, सो नेक्स्ट अब इसका हम पढ़ते हैं ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्ट। अब इसका ट्रांसपोर्ट क्या होता है, इट इज पोलर इन नेचर। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज ये हमेशा ना ऊपर से नीचे की तरफ ही आता है। फाइन, जो इसकी मूवमेंट होती है ऊपर से नीचे की तरफ ही होगी। वाई? मतलब ऊपर से नीचे मतलब हमारा एपिकल एंड से बेसल एंड, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है कि ये मेजॉरिटी कहाँ पे सिंथेसाइज होता है, एपेक्स वाले पार्ट में बनता है ना? तो हमारा ये कहां से मूवमेंट करता है, एपिकल से बेसल एंड की तरफ मूव करता है। और ये कैसी रहती है, इसकी मूवमेंट यूनिडायरेक्शनल रहती है। ओके, यूनिडायरेक्शनल रहती है। तो पोलर ट्रांसपोर्ट होता है, पोलर ट्रांसपोर्ट होता है मतलब एपिकल एंड से बेसल एंड तक जाता है। यूनिडायरेक्शनल होता है एंड इट इज द ओनली हार्मोन, इट इज द ओनली हार्मोन जो हमारा पोलरली ट्रांसपोर्ट होता है। ओके, इट इज द ओनली हार्मोन जो हमारा पोलरली ट्रांसपोर्ट होता है। फाइन, तो अब अगर मैं पूछूं सिंपल सी चीज कि बायोसिंथेसिस अभी हमने पढ़ी थी, तो इसकी बायोसिंथेसिस किस वाले पार्ट में होती है ज्यादा, जो हमारे रैपिडली डिवाइड कर रहे हैं, रैपिडली ग्रो कर रहे हैं। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन में लिखा हो जो रैपिडली डिवाइड कर रहे हैं, रैपिडली मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो दैट मीन्स वहां पे क्या हो रहा होगा, ऑक्सीजन सिंथेसिस ज्यादा हो रही होगी। क्लियर? तो फाइन, अब हम इसका ट्रांसपोर्ट देखते हैं। देखो ट्रांसपोर्ट में हमारा क्या है, एक चीज हमने पढ़ ली कि ट्रांसपोर्ट इसका होता कैसे है, पोलरली एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट इसका कैसे एग्जिस्ट करता है, पोलरली।
तो अब दो चीजें होंगी, अगर कोई चीज देखो ट्रांसपोर्ट हो रही है, इसका मतलब वो एक जगह से दूसरी जगह एंटर भी कर रही होगी और दूसरी उसी जगह से लीव भी कर रही होगी, तभी वो एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसपोर्ट होगा। इसका मतलब क्या, इसका मतलब कि उसका इनफ्लक्स भी हो रहा होगा एक सेल से दूसरे सेल के अंदर, और उसका ई फ्लक्स भी हो रहा होगा। ई फ्लक्स मतलब अब वो उसी सेल से बाहर भी तो मूव करेगा, ठीक है। तो हम ट्रांसपोर्ट में दो चीजें पढ़ेंगे, इनफ्लक्स पढ़ेंगे और उसका ई फ्लक्स पढ़ेंगे। फाइन। तो अब देखो इनफ्लक्स हमारा कैसे हो रहा है इसके केस में। इनफ्लक्स हमारा इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पे इसको ना, चाहे तुमने सिंपल बनाना है, इसको सिंपल ऐसे भी बना लो कि यही हमारा प्लांट है ना, जैसे एक सेल है दूसरा सेल है, ये हमारा यही बना हुआ है साइड में स्ट्रक्चर। ओके। तो अब जैसे इनफ्लक्स होना है, तो यहाँ पे ना देखो, ये हमारे जो ये बना हुआ है, सपोज इसको मैं ऐसे बना लेती हूँ, ये हमारा क्या होता है, को ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट है। जैसे लास्ट क्लास में हमने एक एंटी ट्रांसपोर्टर पढ़ा था, याद है कि हमने पढ़ा था जो सोडियम को अंदर फेंक रहा था और प्रोटॉन्स को बाहर फेंक रहा था, तो वो क्या होते थे हमारे एंटीपोर्टर, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी मेम्ब्रेन पे एक सिम्पोर्टर प्रेजेंट होता है। ये क्या करता है कि ये हमारा, देखो यहाँ पे दिख रहा होगा, ये हमारा IAA नेगेटिव, जो मतलब एनायनिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब जो इंडोल एसिटिक एसिड अपनी एनायनिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, वो विद द हेल्प ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ प्रोटॉन्स हमारा सेल के अंदर मूव कर जाता है। फाइन। तो इसके अंदर हमारा क्या हुआ, इसको हम क्या बोल दिया, इसका मतलब IAA प्रोटॉन को ट्रांसपोर्टर, को ट्रांसपोर्ट हो रहा है ना, को मतलब दोनों चीजें एक साथ ट्रांसपोर्ट हो रही है, तो को ट्रांसपोर्टर में हमारा कौन सा आ गया, सिम्पोर्टर है ये। इतना क्लियर हुआ। तो एक तरीका क्या हुआ हमारा, इस पंप की हेल्प से ये ट्रांसफर हो रहा है ना। तो परमियस प्रोटॉन को ट्रांसपोर्टर की हेल्प से हमारा IAA भी अंदर आ रहा है और प्रोटॉन्स भी अंदर आ रहे हैं, ठीक है। अब देखो एक चीज कि यहाँ पे अगर ये प्रोटॉन्स के साथ मूव कर रहा है, इसका मतलब इस वाले एरिया में भी तो प्रोटॉन्स फ्रीली एग्जिस्ट होंगे, तभी तो एक प्रोटॉन अंदर जा रहा है ना IAA के साथ। इसका मतलब क्या है कि प्रोटॉन्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। तो कई बार क्या होता है कि जो ये IAA नेगेटिव है ना, एनायनिक फॉर्म है, ये ना H पॉजिटिव के साथ कंबाइन होके एक नॉन पोलर फॉर्म बना लेती है, IAAH, ठीक है, IAAH। अब ये क्या हो गई, नॉन पोलर फॉर्म हो गई, तो ये सिंपली क्या कर जाते हैं, डिफ्यूज कर जाते हैं मेम्ब्रेन में, ठीक है। ये सिंपली क्या कर गए, डिफ्यूज कर गए मेम्ब्रेन में, और इनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए किसी भी चीज की हमें जरूरत नहीं पड़ी। सो बाय सिंपल डिफ्यूजन, बाय सिंपल पैसिव डिफ्यूजन, ये क्या कर देते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाते हैं। ओके। सो देखो हम क्या पढ़ रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट कैसे होता है ऑक्सीजन का एक जगह से दूसरी जगह, क्योंकि हमने पढ़ा है ये मोस्टली बनता कहाँ पे है, सैम में, और नीचे वाली डायरेक्शन में इसको मूव करना रैम की तरफ। तो इसकी जो पहली चीज जो मूवमेंट होती है वो हमेशा कैसी होती है, पोलर नेचर में होती है, अबव से डाउन मूव करता है। ओके। तो इसमें दो चीजें आ गई, इनफ्लक्स और ई फ्लक्स। ई फ्लक्स आ गया, डबल एफ हो गया। इनफ्लक्स में क्या हुआ, इनफ्लक्स दो तरीकों से हो सकता है, एक तो हमने सिंपल डिफ्यूजन से कर ली, डिफ्यूजन से कि यहाँ पे हमारा IAAH प्रेजेंट है, और दूसरा हमारा यहाँ पे प्रोटॉन IAA सिम्पोर्टर प्रेजेंट है, ठीक है, जो हमारा क्या करा देता है, ये मूवमेंट करा देता है। इतना क्लियर हुआ सबको। चलो ठीक है। तो अब देखो, अब सेल के अंदर एंटर कर गया, अब सेल के अंदर हम देखें तो हमारी क्या क्या चीज प्रेजेंट है, इस फिगर में अगर हम ऑब्जर्व करें, इस फिगर में क्या क्या है, ये IAA नेगेटिव भी आया है इसके अंदर हमारे साथ, IAA नेगेटिव इसके साथ हमारे पास अंदर आया है ना, और IAAH भी आया है।
तो अब जो हमारा ये IAA नेगेटिव है और ये जो IAAH है, तो ये IAH क्या होता है, कई बार ना टूट जाता है IAA नेगेटिव में, डिसोसिएट हो गया। मतलब क्या हुआ था, बाहर सिंपल एसोसिएशन ही तो हुई थी ना, IAA और H, इंडोल एसिटिक एसिड और H कंबाइन करके एक नॉन पोलर फॉर्म बना ली थी, और ये नॉन पोलर फॉर्म सीधा अंदर एंटर कर गई थी। अब वापस से ये डिफ्यूज आउट कर सकते हैं ना, सॉरी डिसोसिएट कर सकते हैं ना, तो डिसोसिएशन हो गई इनकी फिर से IAA और H में, और यही वाले जो यहाँ पे जो H पॉजिटिव इससे टूटे हैं ना, यही वाले हमारे क्या हो जाते हैं, बाहर की तरफ मूव करने लग जाते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो हमने क्या पढ़ा है कि नेचर कैसी होती है, बहुत ज्यादा कंजूस होती है। ठीक है, तो वो कभी भी ना अपनी एनर्जी इतनी वेस्ट ही नहीं करती है, तो वो अपना काम यहाँ पे देखो चलाई जा रही है कि यहाँ पे हमारा साइक्लिक फॉर्म में काम बन रहा है। ओके, अब तो इफ्लक्स होना है, तो इफ्लक्स हमारा ये एनाइनिक फॉर्म में ही होता है, IAA नेगेटिव में ही एग्जिस्ट करता है। तो इफ्लक्स हमारा कैसे होता है, इफ्लक्स के लिए यहाँ पे इसकी मेम्ब्रेन पे कुछ हमारे पास ऑक्सिन इफ्लक्स प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, ऑक्सिन इफ्लक्स प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। फाइन, इसका फंक्शन क्या होता है, इसकी हेल्प से हमारे सीधा इंडोल एसिटिक एसिड क्या करते हैं, सेल से हमारे बाहर की तरफ मूव करते हैं। ओके, बट एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना, ये इस फिगर में नहीं बनी हुई, ये तुम लोग बना लेना कि जब भी ये ट्रांसपोर्ट होते हैं ना, देखो ये किस कौन से एंड पे प्रेजेंट है, ये बेसल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है। बेसल हमारी मेम्ब्रेन कौन सी होगी, ये लोअर वाली मेम्ब्रेन। इसके साथ हमेशा एक प्रोटीन्स होते हैं हमारे, पिन वन प्रोटीन्स। ठीक है, पिन वन प्रोटीन्स एग्जिस्ट करते हैं हमारे इसके साथ। क्लियर हुआ, मैं रिपीट कर देती हूँ एक बारी। चलो, इसमें क्या हम पढ़ रहे हैं, हम इसका ट्रांसपोर्ट पढ़ रहे हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्ट में हम क्या चीज देखेंगे, दो चीजें आएंगी, एक होगा इसका इनफ्लक्स और एक होगा इसका इफ्लक्स। फाइन, अगर हम इनफ्लक्स की बात करें, इनफ्लक्स हमारे दो तरीकों से हो सकता है। एक तो क्या होगा कि सिंपल एनायनिक फॉर्म में हो जाए। अब देखो, कोई जो एनायनिक फॉर्म है वो मेम्ब्रेन को तो डायरेक्टली ऐसे क्रॉस नहीं कर सकती, तो उसको क्रॉस करने के लिए कुछ ना कुछ हमारे पास ना यहाँ पे पंप्स प्रेजेंट होते हैं, ट्रांसपोर्टर्स प्रेजेंट होते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे IAA प्रोटॉन को ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट होता है, मतलब कि IAA भी अंदर मूव करता है और प्रोटॉन्स भी अंदर मूव कर जाते हैं। ठीक है, बेनिफिट हो गया कि हमने तो इसकी मूवमेंट करानी थी, ठीक है हमने करा दी। दूसरा क्या होता है कि वो नॉन पोलर फॉर्म में मूव करता है, IAAH फॉर्म में मूव करता है। अब ये देखो नॉन पोलर है नेचर में, तो ये सिंपल क्या हो जाएगा, डिफ्यूजन की हेल्प से क्या कर देगा, मूवमेंट कर लेगा। ठीक है, क्योंकि इससे क्या हो रहा है फायदा, देखो इससे ये फायदा हो रहा है कि सेल की ना इसमें एनर्जी वेस्ट नहीं हो रही है, क्योंकि ये पंप को चलाने के लिए, ट्रांसपोर्टर्स को चलाने की ATP भी तो रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, तो इसीलिए इनफ्लक्स के हमारे पास दो तरीके हो गए, एक तो बाय ये हमारे IAA प्रोटॉन को ट्रांसपोर्टर, एंड दूसरा सिंपल बाय द हेल्प ऑफ पैसिव डिफ्यूजन। फाइन, अब जो इफ्लक्स होती है इसकी, इफ्लक्स हमारी कैसी होती है, इफ्लक्स होती है हमारी बेसल एंड पे। हमेशा जो हमने ये जैसे सपोज ये सेल बनाया था हमारा, तो यहाँ से एंटर करा, यहीं से लीव करेगा। ठीक है, तो यहाँ से लीव करने के लिए ना इस पे ऑक्सिन इफ्लक्स कैरियर प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। सिंपल सी चीज है कि इफ्लक्स प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं उसके पास, जिससे हमारा जो IAA नेगेटिव है ये क्या करता है, हमारा मेम्ब्रेन से बाहर आ जाता है। ठीक है, और एक चीज, इन IAA इनके साथ जो ये इफ्लक्स प्रोटीन्स है, कैरियर प्रोटीन्स है, इनके साथ क्या होता है, इनके साथ हमारे पास हमेशा पिन वन प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। इनका क्या फंक्शन होता है वो हम आगे देख लेंगे। ठीक है, तो ये डायग्राम में नहीं है ये, बट इसके साथ ना बना लेना कि यहाँ पे इसके साथ क्या प्रेजेंट होते हैं, पिन वन प्रोटीन्स एग्जिस्ट करते हैं। ओके, अब किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो।
आ गया मतलब समझिए। तो फाइन, इसको ना फ्लो चार्ट के फॉर्म में लिख लो। चलो इसको फिर फ्लो चार्ट के फॉर्म में लिख लो। IAA enters the cell. IAA enters the cell either passively in the undissociated form, or by secondary active co-transporters, or by secondary active co-transport in the anionic form, full stop. The cell wall is next point arrow लगा के लिख लेना। The cell wall is maintained at an acidic pH by the activity of proton ATPase pump. Next point, in the cytosol which has neutral pH, anionic form predominates. Full stop. Next point, anions exit the cell via oxygen anion efflux carriers that are concentrated at the basal end of each cell in the longitudinal pathway. Full stop. IAA is exported. IAA negative is exported with PIN1 protein. With PIN1 protein. तो अब देखो, अगर सपोज हमने ना प्लांट की ग्रोथ को इनहिबिट करना है, ठीक है, अगर हमने प्लांट की ग्रोथ को इनहिबिट करना है तो इनहिबिटर्स हमारे कहाँ पे एक्ट करने चाहिए? इनहिबिटर्स हो सकता है कि उसके इनफ्लक्स के टाइम इनहिबिट कर दे, है ना, या फिर उसके इफ्लक्स के टाइम इनहिबिट कर दे। मतलब ऑक्सिन
इनफ्लक्स इनहिबिटर्स हो सकते हैं या ऑक्सिन इफ्लक्स इनहिबिटर्स हो सकते हैं। तो दो टाइप के इनहिबिटर्स हो गए हमारे। तो अगर हम बात करें इनहिबिटर्स की, ऑक्सिन ट्रांसपोर्ट इनहिबिटर्स की, ठीक है, ऑक्सिन ट्रांसपोर्ट इनहिबिटर्स की दो टाइप के हो सकते हैं, एक इनफ्लक्स के टाइम करते हैं और दूसरा इफ्लक्स के टाइम करते हैं। तो इनफ्लक्स के टाइम जो हमारे इनहिबिटर्स हो गए उसका नाम लिख लो, नैप्थोऑक्सी एसिटिक एसिड, NOA, नैप्थोऑक्सी एसिटिक एसिड, नैप्थोऑक्सी एसिटिक एसिड। एंड इफ्लक्स के टाइम TIBA, एग्जाम्पल TIBA, ट्राइआयोडो 235 benzoic acid, ट्राइआयोडो 235 benzoic acid। और कुछ हमारे नेचुरली भी एग्जिस्ट करते हैं इफ्लक्स इनहिबिटर्स, एग्जाम्पल हो गए ओवरसिटिन, OVERCITIN, ओवरसिटिन या जेनिसिटिन, ओवरसिटिन और जेनिसिटिन। ठीक है, किसी का कोई छूटा है तो बता दो। लिख लिया सबने? कुछ मिस तो नहीं हुआ? फाइन। तो देखो जो ये हमने इनहिबिटर्स के नाम लिखे ना, ये याद कर लेना, बिकॉज हो सकता है ये पूछ लें 2 मार्क्स में। आई गेस शायद पूछा भी हुआ है, तो एक बार इनको याद होना चाहिए कि ये कौन से इनहिबिटर्स हैं जो हमारे एक्ट करते हैं। ठीक है, फाइन। अब देखो नेक्स्ट इसकी हम पढ़ेंगे सिग्नलिंग। नेक्स्ट इज सिग्नलिंग। इसकी सिग्नलिंग जो हमने पहले पढ़ा था जैस्मोनिक एसिड। मैंने जब जैस्मोनिक एसिड समझाया था मैंने कहा था ऑलमोस्ट अब हम जितने भी हार्मोन्स पढ़ेंगे ना सबकी सिग्नलिंग एक जैसी होगी। सेम चीज होती है यहाँ पे भी। जिन्होंने नहीं लगाई थी लास्ट वाली क्लासेस जिसमें हमने सिग्नलिंग पढ़ी थी, देखो बेसिक सिग्नलिंग में क्या होता है इसमें, जैसे सपोज हम जैस्मोनिक एसिड की सिग्नलिंग की बात करें या ऑक्सिन की सिग्नलिंग की बात करें, इसमें क्या होगा, इनका कोई ना रिप्रेसर प्रोटीन होगा। ठीक है, रिप्रेसर, देखो नाम से पता लग रहा है कि वो क्या कर रहा होगा, रिप्रेस कर रहा होगा उसके फंक्शन को। ठीक है, इसका मतलब जब तक वो प्लांट में प्रेजेंट है तब तक वो उसको अपना काम नहीं करने देगा। इसका मतलब उसको हमने क्या करना है, उसको डिस्ट्रॉय करना है। तो हमारा फंक्शन क्या हो गया, उसके रिप्रेसर प्रोटीन को डिस्ट्रॉय करना। ठीक है, और डिस्ट्रॉय अगर हमने कोई चीज करनी होती है ना, तो उसके ऊपर हम क्या कर देते हैं, उसके ऊपर हम यूबीक्यूटिन का टैग लगा देते हैं। मतलब उसके ऊपर उसकी हम क्या कर देते हैं, यूबीक्यूटिनाइजेशन। सो दैट मीन्स हमारे पास कोई भी मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, अगर उसकी ऊपर ऐसे यूबीक्यूटिन के टैग लगे हुए हैं, इसका मतलब अल्टीमेटली उस चीज की क्या होनी है, डिस्ट्रक्शन ही होनी है, उसको हमने डिस्ट्रॉय करना है वाया 26S प्रोटियासोम पाथवे। वो हम अब देख लेते हैं कि कैसे होता है इसके केस में। जैस्मोनिक एसिड के केस में जो हमने रिप्रेसर प्रोटीन उसका पढ़ा था वो क्या था हमारा, जैज प्रोटीन। ओके, और इसके केस में हमारे पास जो रिप्रेसर प्रोटीन होता है वो होता है ये जो IAAAUX लिखा है। IAAAUX क्या हो गया, हमारा ऑक्सिन का रिप्रेसर प्रोटीन होता है। तो इसका मतलब हमारा सिंपल सा काम क्या हो गया, अब हमने क्या करना है, जो इसका रिप्रेसर प्रोटीन है उसको डिस्ट्रॉय करना है। ठीक है, डिस्ट्रॉय कर देंगे। डिस्ट्रॉय कैसे करेंगे, उसके ऊपर यूबीक्यूटिन का टैग लगाकर। ठीक है, तो जो ये वाला पूछ सकते हैं वो एग्जाम में कि हमारा इसका रिप्रेसर प्रोटीन कौन सा होता है। और इनफैक्ट जैस्मोनिक एसिड का भी पूछा हुआ है, इसका भी आई गेस एक बार ही पूछा हुआ है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। सो रिप्रेसर प्रोटीन ऑफ
ऑक्सिन्स कौन सा होता है हमारा IAA AUX। ओके, तो अब देखो सपोज ये हमारी जीन है, यहाँ पे ये क्या है IAA AUX और ARF एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब हमने अभी क्या पढ़ा, ये क्या है हमारा रिप्रेसर प्रोटीन है। अगर ये एग्जिस्ट करता है ना ARF के साथ, मतलब ये कैसे एग्जिस्ट कर रहा है, हेट्रोमेरिक फॉर्म में है ना, हेट्रोमेरिक फॉर्म में, तो ये क्या करता है हमारा, इसको ट्रांसक्रिप्शन नहीं करने देगा, तभी हम ऐसा सिंबल बनाते हैं ना ये, तो दैट मीन्स ये क्या करेगा, इसकी ट्रांसक्रिप्शन नहीं होने देगा। तो मतलब ऑक्सीजन के जितने भी फंक्शंस थे वो नहीं कर पाएगा, सिंपल। तो अब हम क्या कर देंगे, हम इसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। अब डिस्ट्रॉय करने के लिए क्या होता है, हमारे पास ना ऑक्सिन का एक रिसेप्टर प्रोटीन होता है। रिसेप्टर कौन होता है ऑक्सिन का, TIR1AFP, ठीक है, TIR1AFP। तो वो क्या करता है, अब देखो ये बीच में जो स्ट्रक्चर बनाया हुआ है ना मैंने, ये ऑक्सिन का है। ऑक्सिन क्या करता है, ये हमारा किसका स्ट्रक्चर है, मैंने क्या बोला, ये इसका रिसेप्टर है, ऑक्सिन इसके साथ आकर अटैच कर जाएगा, ठीक है। ऑक्सिन अपने रिसेप्टर के साथ आकर अटैच कर गया। जब वो अपने रिसेप्टर के साथ अटैच करता है ना, तो वो देखो ये बीच में बनाया हुआ है, इसका मतलब ये क्या कर रहा है, एक ग्लू की तरह एक्ट कर रहा है, ठीक है, इट फंक्शंस एज अ ग्लू। तो वो क्या कर देगा, जो हमारा TIR1 और ये जो हमारा रिप्रेसर प्रोटीन था, यही था ना हमारा IAAUX, इसकी क्या कर देगा, इसके बीच में एक ग्लू की तरह काम करेगा, फाइन। और जो हमारा ये TIR-AFB है ना, इसके पास क्या प्रॉपर्टी है, इसका होती है, इसके पास प्रॉपर्टी होती है E3 यूबिक्यूटिन लाइगेज प्रॉपर्टी, E3 यूबिक्यूटिन लाइगेज प्रॉपर्टी। इसका मतलब क्या हुआ, जो ये वाला पार्ट है ना, ये इसकी क्या करा देगा, यूबिक्यूटिनाइजेशन करा देगा। तो मतलब जो ये ग्रीन से बनाया हुआ है ना, ये क्या हो गया हमारा, इसके ऊपर यूबिक्यूटिन का टैग लगा दिया उसने। अब इसने यूबिक्यूटिन का टैग लगाया, तो इसका मतलब अल्टीमेटली ये क्या हो जाएगा, ये डिग्रेड हो जाएगा। तो इसकी डिग्रेडेशन हो जाती है वाया 26S प्रोटियासोम पाथवे। क्लियर, ये किसी को नहीं समझ आया तो अभी पूछ लो, ये इंपॉर्टेंट चीज है। रितिका तुम्हें समझ आ गया, मैम रिपीट कर दो एक बार ये। ठीक है। देखो एक चीज सिंपल पहले सुन लो, कि हम ज्यादातर जो सिग्नलिंग पढ़ेंगे ना, तुम चाहे सेल बायोलॉजी में भी जो पढ़ोगे, मोस्टली सिग्नलिंग में क्या होता है कि कोई एक रिप्रेसर प्रोटीन होगा, ठीक है। रिप्रेसर देखो नाम से पता लग रहा है उसका फंक्शन क्या है, रिप्रेस करना। तो ऑक्सिन का रिप्रेसर प्रोटीन हमारा कौन सा होता है, IAA-AUX, ठीक है, ये इसके रिप्रेसर प्रोटीन का नाम है। ये क्या करता है, अगर इसका मतलब अगर ये सेल में प्रेजेंट है ना, तब तक ऑक्सिन अपना फंक्शन अच्छे से नहीं कर पाएगा, ठीक है। इसका मतलब हमने इसको डिस्ट्रॉय करना है। तो इसको डिस्ट्रॉय किसी को अगर हमने करना होता है, तो उसके ऊपर हम यूबिक्यूटिन का टैग अटैच कर देते हैं, मतलब उसकी हम कर देते हैं पॉली यूबिक्यूटिनाइजेशन, UBIQUITNIZATION, उसकी हम क्या कर देते हैं, यूबिक्यूटिनाइजेशन कर देते हैं। तो अगर सपोज किसी भी चीज के ऊपर हमने यूबिक्यूटिन अटैच कर दिया, इसका मतलब उसकी क्या होगी, उसकी डिस्ट्रक्शन ही होनी है, ठीक है। तो अब देखो यूबिक्यूटिन ने हमारी इसके ऊपर हमने यूबिक्यूटिन का टैग लगा दिया, इसको हमने डिस्ट्रॉय कर दिया, इसका मतलब जो उसका ऑक्सिन के बाकी सारे जीन्स थे, अब वो फ्री हो गए, क्योंकि उनका रिप्रेसर प्रोटीन तो है नहीं। अगर अब वो फ्री हो गए, तो इसका मतलब ऑक्सिन जो होगा वो अपनी फंक्शनिंग आगे इजिली परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। तो अब देखो, अब इसका पाथवे से हम देख लेते हैं। हमारा देखो ये जीन था, ये क्या करना था, इसने फर्दर ट्रांसक्रिप्शन करनी थी, ट्रांसक्रिप्शन के बाद ट्रांसलेशन करनी थी, ट्रांसलेशन के बाद उसने फर्दर उसके प्रोटीन्स वगैरह सिंथेसाइज हो जाने थे। बट इसके साथ क्या प्रेजेंट था, IAA-AUX। तो इसकी क्या हो सकती थी, ट्रांसक्रिप्शन इसकी नहीं हो सकती थी। तो इसको हमने क्या करना था, इसको हमने डिस्ट्रॉय करना था। इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए हम क्या करते हैं, एक TIR1AFB होता है,
ठीक है, ये क्या होता है, ये हमारा रिसेप्टर होता है ऑक्सिन का। तो ऑक्सिन इसके साथ क्या करेगा, अटैच कर जाएगा आकर, ठीक है, ऑक्सिन इसके साथ अटैच कर जाएगा। जब इसके साथ ऑक्सिन आकर अटैच होता है, उसी टाइम पे जो हमारा ये IAA-AUX है ना, ये भी आकर इसके साथ अटैच हो जाता है। मतलब ऑक्सिन एक तरह से ग्लू का काम करता है। अब सपोज यहाँ पे अगर ऑक्सिन ना प्रेजेंट होता, तो इसकी अटैचमेंट नहीं होती, इसकी फर्दर ट्रांसक्रिप्शन भी नहीं होती। तो अब देखो यहाँ पे ऑक्सिन हमारा ग्लू की तरह एक्ट कर रहा है और IAA-AUX को कंबाइन कर देता है TIR के साथ। तो TIR के साथ जब कंबाइन हो गया, तो सिंपल, इसकी प्रॉपर्टी TIR के साथ हमने क्यों जोड़ा, क्योंकि इसके पास प्रॉपर्टी होती है E3 यूबिक्यूटिन लाइगेज की। मतलब ये जिसकी चीज के साथ भी अटैच होगा, उसकी क्या करा देगा वो, यूबिक्यूटिनाइजेशन। मतलब उसने यूबिक्यूटिन का टैग अटैच कर दिया उसके ऊपर। अब इसका टैग अटैच कर दिया, तो इसकी क्या हो जाती है, डिग्रेडेशन हो जाती है। फाइन। तो जो ये 26S प्रोटियोसोम पाथवे है, ये तुम बाकी सेल बायोलॉजी में अच्छे से डिटेल में पढ़ लोगे कि किस तरह से आगे फर्दर डिग्रेडेशन होती है। बट हमें सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि इसका रिप्रेसर प्रोटीन कौन सा होता है, और इसको हम फर्दर क्या कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो कि ये वाला जो हमारा जीन है, अब यहाँ पे जो ये ARF प्रेजेंट था, पहले क्या था, वो हेट्रोडायमेरिक फॉर्म में था। अब वो क्या आ जाता है, होमोडायमेरिक फॉर्म में आ जाता है, ARF बन जाता है। ठीक है, तो इसके जीन्स क्या हो जाते हैं, फर्दर अप रेगुलेट हो जाते हैं, क्योंकि अब रिप्रेसर प्रोटीन तो है नहीं कोई इसको हिंड्रेंस करने के लिए, हिंड्रेंस कॉज करने के लिए। सो इसके जीन्स क्या हो जाते हैं, अप रेगुलेट हो जाते हैं, और ये फर्दर अपना फंक्शन कर लेते हैं ट्रांसक्रिप्शन का। क्लियर हो गया? देखो, अगर एक का समझ आ जाएगा ना, बाकी आगे का सबका समझ आ जाएगा। इसी तरह से जैस्मोनिक एसिड का भी सेम था। ओके फाइन। तो इसमें देखो, अब क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं कि क्वेश्चंस किस किस टाइप से आते हैं। एक तो क्वेश्चन इसका है, रिप्रेसर प्रोटीन ऑक्सिन्स के कौन सा होता है। तो हमारा रिप्रेसर प्रोटीन कौन सा हो गया, IAA-AUX। सिमिलरली उस दिन हमने पढ़ा था जैस्मोनिक एसिड पाथवे पढ़ा था, सिग्नलिंग पाथवे पढ़ा था, उसमें उसका रिप्रेसर प्रोटीन कौन सा होता था, जैस प्रोटीन होता था। ओके। और एक क्वेश्चन ये भी बना हुआ है एक बारी, कि इसका रिसेप्टर कौन होता है ऑक्सिन का। सो ऑक्सिन का रिसेप्टर कौन होता है, TIR1 AFB। ठीक है, और इसके पास क्या होता है, इसके पास प्रॉपर्टी होती है HCF-E3 यूबिक्यूटिन लाइगेज की, जिसका फंक्शन होता है यूबिक्यूटिनाइजेशन कराना। ठीक है, तो अब इसमें लिख लो, ऑक्सिन सिग्नलिंग इन्वॉल्व्स the destruction of auxin repressor protein by ubiquitination. Full stop. Auxin acts as a molecular glue. Full stop. Upon binding with TIR1 or AFB receptor protein, it associates with IAA repressor protein. ठीक है, चाहे ब्रैकेट में लिख भी लेना कौन सा रिप्रेसर प्रोटीन होता है। नेक्स्ट लाइन, TIR is a component of SCF-E3 ubiquitin ligase. It is the component of SCF-E3 ubiquitin ligase. So
IAA repressor. So IAA repressor is tagged with polyubiquitin. Polyubiquitin, which is then proteolyzed, and ARF become homodimeric. ARF become homodimeric. ओके, सो अब देखो, जब तक ये हमारा हेट्रोडाइमर में एग्जिस्ट कर रहा था तब तक ये कैसा था, इनएक्टिव था, है ना। जब ये हमारा होमोडाइमर में आ गया, ये वाला, जब ये हमारा होमोडाइमेरिक हो गया तब ये हमारा कैसा हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। इसकी जीन्स क्या हो जाती हैं, अपरेगुलेट हो जाती है, और ये फर्दर क्या कर लेते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कर लेते हैं। ठीक है, तो इनकी फुल फॉर्म चाहे लिखनी है तो लिख लो। TIR क्या होता है, TIR इज ट्रांसपोर्ट इनहिबिटर रेजिस्टेंस। ट्रांसपोर्ट इनहिबिटर रेजिस्टेंस। ट्रांसपोर्ट इनहिबिटर रेजिस्टेंस। AFB होता है ऑक्सिन F बॉक्स प्रोटीन। ऑक्सिन F बॉक्स प्रोटीन, ठीक है, जैसे उसमें पढ़ा होगा होमियो बॉक्स, टाटा बॉक्स, आई एम श्योर पढ़ा होगा ये। तो सिमिलरली ऑक्सिन F बॉक्स प्रोटीन। और ARF होता है ऑक्सिन रिस्पॉन्स फैक्टर। ऑक्सिन रिस्पॉन्स फैक्टर। समझ आ गया? इसमें अभी तक किसी को कोई डाउट? चलो ठीक है, फिर एक लास्ट टॉपिक कर लेते हैं हम, रोल ऑफ प्रोटीन ट्रैफिकिंग। रोल ऑफ प्रोटीन ट्रैफिकिंग। रोल ऑफ प्रोटीन ट्रैफिकिंग। देखो, हमने अभी जब इसका ट्रांसपोर्ट पढ़ा था, ट्रांसपोर्ट पढ़ते टाइम हमने क्या बोला था, हमने एक पिन 1 प्रोटीन पढ़े थे, याद है? और पिन 1 प्रोटीन मैंने क्या बोला था, पिन 1 प्रोटीन हमेशा हमारी बेसल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, पिन, सपोज ये हो गया हमारा पिन 1 प्रोटीन, ये हमारा बेसल मेम्ब्रेन पे हमेशा प्रेजेंट होता है। ओके, कई बार इसको, जैसे सपोज हमारे पास ना 2 केमिकल्स हैं जो हम पढ़ेंगे, एक है ब्रेफेल्डिन ए और एक है साइटोकैलाजिन डी। साइटोकैलाजिन डी, ठीक है। तो इन्होंने क्या ऑब्जर्व करा कि सपोज हमने जब ब्रेफेल्डिन ए को मिक्स करा ना इसके साथ, तो हमारे पिन 1 कैसे थे, लोकलाइज्ड थे। ठीक है, लोकलाइज्ड थे मतलब वो अपनी जगह पे थे। लेकिन हमने साइटोकैलाजिन डी के साथ जब इसको मिक्स करा ना, तो पिन 1 क्या होते हैं, पिन 1 अपनी जगह से मूव कर कर दूसरी जगह जाकर चले जाते थे। जैसे सपोज सिक्रीटरी वेसिकल्स, सिक्रीटरी वेसिकल्स क्या हो गए, जैसे गोल्जी बॉडीज वगैरह। तो उस टाइम पे क्या होता है, या फिर कोई एंडोसोमल कंपार्टमेंट, एंडोसोमल कंपार्टमेंट मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह। तो जो ये पिन 1 प्रोटीन होते हैं ना, इसका मतलब ये अपनी लोकेशन से एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाते हैं। कब, इन द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट केमिकल्स। ठीक है,
देखो क्या बोला मैंने कि हमारे पास दो प्रोटीन्स हैं, ब्रेफेल्डिन और साइटोकैलासिन डी। जब हमने यूजुअली क्या ऑब्जर्व करा कि पिन 1 प्रोटीन जो होता है वो यूजुअली लोकलाइज्ड रहता है एट द बेसल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो अब हमने क्या करा, अगर हमने इसको रिमूव कर दिया तो वापस से वो अपनी बेसल मेम्ब्रेन पे आ जाता था। बट अगर हम उसको साइटोकैलासिन डी के साथ मिक्स करते हैं ना, तो वो अपनी जगह छोड़कर किसी और जगह वो मूव कर जाता था। इससे हमें पता लग गया कि जो ये पिन 1 प्रोटीन्स हैं ये स्टेबल नहीं रहते और वो क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं अकॉर्डिंग टू दी कंडीशंस। और अब नॉर्मल कंडीशंस में वो ये एंडोसोमल कंपार्टमेंट्स या फिर जो हमारे ये सिक्रीटरी वेसिकल्स होते हैं इनके पर जाकर बैठ जाते हैं, यहाँ पे जाकर मूव कर जाते हैं, ठीक है। तो इससे देखो क्वेश्चन कैसा बन सकता है, इससे क्वेश्चन ना ये बन सकते हैं कि a researcher was performing the experiment, so by mistake prefeldin A was added by him, so what will be the consequences। तो पिन 1 प्रोटीन उस केस में क्या होगा, हमारा लोकलाइज्ड ही रहेगा, ठीक है। बट फिर कहेंगे a second set of experiments were performed in which cytokalasin D was added, then it was washed out by the buffer solution। After some time the cell was observed again under this condition, where will you find the pin 1 proteins। तब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सपोज ऑप्शन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो हमारा जो पिन 1 प्रोटीन्स होंगे वो हमारे एंडोसोमल कंपार्टमेंट्स के पास जाकर मूव कर जाएंगे। तो इससे हमें एक चीज ये पता लगी कि जो ये पिन 1 प्रोटीन्स होते हैं ये हमारे स्टेबल नहीं रहते और मूव करते रहते हैं, ठीक है। और कंडीशंस नॉर्मल आने पे ये वापस रिसाइकल भी कर सकते हैं अपनी ओरिजिनल लोकेशन पे। ये समझ आ गया। तो इसमें लिख लो पिन 1 proteins although stable do not remain on the plasma membrane permanently but are rapidly recycled नहीं, only cycled, but are rapidly cycled to an unidentified endosomal compartment via endocytic vesicles and are recycled back to the plasma membrane full stop। next paragraph, brefeldin A prevents protein sorting signaled by guanine nucleotide exchange factor ओके। और जो हमारी ये मूवमेंट होती है यहाँ पे ना हमारे एक्टिन फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं, एक्टिन फिलामेंट्स ACTIN, जिनकी वजह से ये मूवमेंट होती है, ठीक है। और साइटोकैलासिन डी क्या करता है, हमने क्या बोला था साइटोकैलासिन डी के केस में कि अगर हम साइटोकैलासिन डी के साथ उसको एसोसिएट करते हैं तो वो वापस अपनी जगह पे नहीं आता, किसी अबनॉर्मल लोकेशन पे जाकर एबनॉर्मल लोकेशन पे एसोसिएटेड हो जाता है, ठीक है।
क्यों होता है ऐसा? बिकॉज जो हमारा साइटोकैलासिन डी है ना, वो प्रिवेंट करता है एक्टिन की पॉलीमराइजेशन को। ठीक है, तो ये लिख लो, साइटोकैलासिन डी प्रिवेंट्स एक्टिन पॉलीमराइजेशन। तो वो एक्टिन की पॉलीमराइजेशन नहीं होने देता, इसीलिए वो क्या होते हैं, वापस हमारे आ नहीं पाते हैं अपनी लोकेशन पे। ओके, और इसका सिग्नल भी कौन होता है? इसका सिग्नल, अच्छा बस इतना लिख लो, साइटोकैलासिन डी प्रिवेंट्स एक्टिन पॉलीमराइजेशन। फाइन। और ब्रेफेल्डिन ए, नेक्स्ट लाइन, ब्रेफेल्डिन ए एप्लीकेशन, ब्रेफेल्डिन ए एप्लीकेशन, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम ऐसे भी लिख देते हैं BFA, ब्रेफेल्डिन ए। तो अगर BFA लिखा हुआ है, इसका मतलब किसकी बात करें? ब्रेफेल्डिन की बात हो रही है। हो सकता है एग्जाम में कई बार ना BFA लिख देंगे, तो दैट मीन्स दे आर टॉकिंग अबाउट ब्रेफेल्डिन ए। ब्रेफेल्डिन ए एप्लीकेशन prevents PIN1 localization to the cell membrane. Okay, so ये हमारा ऑक्सिन खत्म हो गया ऑलमोस्ट, बस इसके फंक्शंस बचे हैं, वो फिर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज देखो जो जो हमने पढ़ा वो समझ आया। हमने क्या स्टार्ट करा था हमने कहा था कि ऑक्सिन्स जो है हमारे, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लांट हार्मोन, और ये हमारा सिंथेसाइज किससे होता है? ये हमारा सिंथेसाइज होता है, इसका प्रिकर्सरी मॉलिक्यूल होता है ट्रिप्टोफैन। फाइन, एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया ये 3 पाथवेज हमने देखे थे, IPA टैम पाथवे, IAN पाथवे। डिफरेंस क्या था दोनों पाथवेज में? IPA में क्या होता है, पहले डीएमिनेशन, उसके बाद डीकार्बोक्सिलेशन। ट्रिप्टामीन में डीकार्बोक्सिलेशन फॉलोड बाय डीएमिनेशन। फाइन, और ये हमने पढ़ा था कि ये मेजॉरिटी ऑफ द टाइम हमारा ग्रोइंग पार्ट में ज्यादा प्रेजेंट होता है, तो ये हमारा शूट एपिकल मेरिस्टेम में ज्यादा मिलेगा इन कंपैरिजन टू रूट एपिकल मेरिस्टेम। ओके, और ये हमारी जो ग्रोइंग चीजें जैसे फ्रूट, सीड्स, ग्रोइंग पोलन ट्यूब, जो लीव्स अभी बन रहे हैं, मैच्योर हो रहे हैं धीरे धीरे, उन सब जगह पे ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन कैसी होती है? ज्यादा होती है। IAN पाथवे हमारा मेजॉरिटी इन 3 फैमिलीज में एग्जिस्ट करता है। ओके, नेक्स्ट इसका हमने ट्रांसपोर्ट देखा। ट्रांसपोर्ट में हमने क्या पढ़ा था? इनफ्लक्स और ईफ्लक्स। इनफ्लक्स हमारा 2 तरीकों से हो सकता था, और ईफ्लक्स हमारा किससे होता था? यहाँ पे ये क्या है, इसको चाहे लेबल कर लेना, ऑक्सिन ईफ्लक्स कैरियर प्रोटीन्स। ऑक्सिन ईफ्लक्स कैरियर प्रोटीन्स जो हमेशा हमारे किसके साथ एसोसिएटेड रहते हैं? PIN1 प्रोटीन के साथ रहते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हमने इसके इनहिबिटर्स देखे थे। एक तो इनफ्लक्स इनहिबिटर भी हो सकता है, और एक हो सकता है ईफ्लक्स इनहिबिटर। इनफ्लक्स इनहिबिटर कहाँ पे हिंडर करेगा? वो इस वाले पॉइंट पे नहीं एंटर करने देगा, और ईफ्लक्स हमारा इस वाले पॉइंट पे एक्ट करेगा। ठीक है, उसके बाद इसकी हमने सिग्नलिंग देखी थी। सिग्नलिंग में इसका रिप्रेसर प्रोटीन कौन सा होता है? IAA AUX। इसका मतलब हमने क्या करना है? उसको डिस्ट्रॉय करना है। तो उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए उसके ऊपर हम क्या कर देंगे? यूबिक्यूटिन का टैग लगा देंगे। फाइन, और ये हमारी होमोडायमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करने लग जाएगी। होमोडायमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी तो इसकी जीन्स अपरेगुलेट हो जाएंगे, एज अ रिजल्ट ऑफ विच ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगी। ओके, और लास्ट हमने ये ट्रैफिक रोल ऑफ प्रोटीन ट्रैफिकिंग का रोल देखा हमने। ठीक है, अब लास्ट इसके बचे हैं फंक्शंस। फंक्शंस फिर हम कल की क्लास में देखते हैं। अभी तक जो पढ़ा उसमें किसी को कोई डाउट, कोई चीज नहीं समझ आई है तो बता दो। मैम जो साइटोकिनेसिन है वो एंडोसोमल कंपार्टमेंट में ले जाता है पिन प्रोटीन्स को, बट जो ब्रीफेल्डिन है वो वहीं रखता है। हाँ, जब हम ब्रेफेल्डिन को देखो, पहले क्या होगा कि सपोज हमने ब्रेफेल्डिन ए के साथ उसको मिक्स कर दिया,
ठीक है। तो ब्रेफेल्डिन ये क्या करेगा, उसको वो भी कहीं और जगह पे ले जाएगा, जैसे एंडोसोमल कंपार्टमेंट्स में ले गया वाया सिक्रीटरी वेसिकल्स। ठीक है। लेकिन जब हम ब्रेफेल्डिन ए को रिमूव कर देंगे ना उस वाले पार्ट से, तब वो वापस कहाँ होगा, आप वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर हम ऐसा साइटोकैलाजिन डी के साथ करते हैं ना, साइटोकैलाजिन डी के केस में ना वो अब नॉर्मल लोकेशंस पे ही रहता है। क्यों? क्योंकि साइटोकैलाजिन एक्टिन की जो पॉलीमराइजेशन है ना उसको इनहिबिट करता है। तो इसका मतलब क्या होगा, वो ना, ओ